प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कफन। कफन मुंशी जी की एक कालजयी रचना है। कालजयी रचना वह रचना होती है जो कभी पुरानी न पढ़ी। पहली बार ये 1937 में जामिया में पब्लिश हुई थी। इसके पूर्व भी मैं 2 और कहानियां मुंशी जी की अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। एक है नैराश्य लीला और दूसरी है बूढ़ी काकी। आप में से जो लोग भी उसको सुनना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी कफन। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। घीसू जो पिता है, माधव जो बेटा है और बुधिया जो घीसू की बहू तथा माधव की पत्नी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं? घीसू बोला, तू बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। माधव ने कहा, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। घीसू और माधव सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो आधे घंटे चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे हुए चीथड़ों से अपने अंग को ढके हुए जीते जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लेते और रात भर चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत से उखाड़ कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। यदि कोई कार्य के लिए इनको बुलाता तो दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा।
बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। घीसू ने कहा, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। माधव ने कहा, तो तुम ही जाकर देखो ना। घीसू ने कहा, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वह मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा हुआ बदन कैसे देखूं? उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। माधव ने कहा, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुला बुला कर रुपए देंगी। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। हम तो कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए यहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे। उस पर सारा गांव उंगली उठाता था, फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सींची तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर चलते चलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जवानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू तक निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसे खाया, ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। घीसू ने कहा, अब क्या कोई खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायती सूझती है। माधव ने कहा, बापू तुमने तो 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी, घीसू ने कहा। माधव ने कहा, मैं 50 खा जाता। घीसू ने कहा, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पका था, मतलब जवान था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने लेट गए।
जैसे दो बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बेचारी बुधिया अभी भी प्रसव पीड़ा से करा रही है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ कहानी के अगले भाग में, जिसे मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की आने वाली अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।